होते हैं किस तरह से रोकते हैं, इधर बाय किलिंग द बैक्टीरिया और बाय हैम्परिंग इट्स ग्रोथ। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, मोड ऑफ एक्शन की बेस पे इसको क्लासीफाई करते हैं और स्कोप की बेस पे। मोड ऑफ एक्शन हमारे पास एक बैक्टीरिसाइडल होती हैं एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं। जो बैक्टीरिसाइडल होती हैं वो जो है बैक्टीरिया को किल कर देती हैं फ्रॉम द स्क्रैच, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं ये उनकी ग्रोथ को हैम्पर करती हैं। अब स्कोप देख लेते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं उनको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए ही यूज़ किए जाए और इसके अलावा किसी बीमारी के लिए वो यूज़ ना की जा सकती हो, तो उसको हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद है हमारे पास मोड ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरिसाइडल। ठीक है, बैक्टीरिसाइडल्स की मोड ऑफ एक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले है बीटा लैक्टम्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोक देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इनमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं पेनिसिलिन और स्फेलोस्पोरिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, ये जो है ये डीएनए प्रोडक्शन को रोक देती हैं इन दैट स्पेसिफिक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है वो जो है ज़िंदा नहीं रह पाता और उसकी डेथ हो जाती है। इसमें हमारे पास आती हैं स्पैरोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, ये जो है प्रोटीन इनहिबिशन करती हैं। ऑब्वियसली जब किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन नहीं बनती तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स के ज़रिए से ही हार्मोन्स है और प्रोटीन्स की वजह से ही डिफरेंट जो हमारे मैकेनिज़म्स हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, सो इसमें जो है हमारे पास आती हैं डॉक्सीसाइक्लिन और इसके अलावा माइनोसाइक्लिन। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोलीड्स जो होती हैं एंटीबायोटिक्स, वो जाके इन्फेक्शियस बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाती हैं, और जब एक राइबोसोम्स के साथ ये अटैच हो जाती हैं तो प्रोटीन इनहिबिशन करती हैं, प्रोटीन की प्रोडक्शन इनहिबिट करती हैं। और इनमें जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज़ एजिथ्रोमाइसिन और डायरिथ्रोमाइसिन। जब भी हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो देयर इज़ अ कंसेप्ट दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मोस्टली डॉक्टर्स के पास भी जब हम जाएं हम उसको बताएं कि हमने ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक यूज़ किया है लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो इस टर्म को यूज़ करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसमें पहले एक कोट है, व्हाट डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो क्या होता है इसमें मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। जब हम इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं या नॉन प्रिस्क्राइब्ड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं, खुद से ही हम किसी एंटीबायोटिक को ले लेते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज़, तो उससे क्या होता है कि वो जो है ऑब्वियसली वो प्रिस्क्राइब नहीं होती, वो इनडिस्क्रिमिनेटेड होती है, तो उसकी वजह से वो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती या उसको ग्रोथ को हैम्पर नहीं कर पाती। तो इन दिस केस क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो अपने अंदर उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है और फिर वो आप उस एंटीबायोटिक को उसकी ही बीमारी के लिए भी यूज़ करें तो तब भी वो जो है इफ़ेक्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होती है और इन जो बैक्टीरिया जो है अपने अंदर उस पर्टिकुलर अनप्रिस्क्राइब्ड नॉन प्रिस्क्राइब्ड इनडिस्क्रिमिनेटेड एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं सुपरबग। ठीक है, व्हेन इनडिस्क्रिमिनेटेड यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स रिमेन अनेबल टू क्योर द इन्फेक्शन, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस फॉर दैट एंटीबायोटिक, दिस रेजिस्टिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज सुपरबग। तो जो है इसलिए कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी चाहिए और मोस्टली जो है कंट्रीज़ में ये रूल है कि वहाँ पे फार्मेसीज़ कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देती, सेल नहीं करती। KSA में ऐसा रूल है और इसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड जहाँ पे ऐसा रूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो फार्मेसीज़ हैं वो तो प्रोवाइड कर देती हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती हैं। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यूज़ की जाएँ, उसके अलावा जो है शेड्यूल्ड मेडिकेशन हो, कंप्लीट कोर्स किया जाए, कॉमन एलिमेंट्स के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ ना की जाए और कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाए, जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे बिल्कुल वैसे ही। ओके जी, जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ वैक्सीन कम्स फ्रॉम अ वर्ड वैका विच मीन्स काउ, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन इट्स हिस्ट्री इसका नाम जो है वैक्सीन रखा गया था, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम जो है स्मॉल पॉक्स क्योर करने के लिए काउ पॉक्स वायरस को इनोक्यूलेट किया था इन अ पर्सन और इस वजह से जो है काउ पॉक्स वैक्सीन की वजह से ही इसका नाम जो है वैक्सीन रखा गया था। ठीक है, और जो टर्म थी दिस इज़ कॉइंड बाय लुइस पास्चर। ठीक है,
अब हम इसकी जनरेशन देख लेते हैं वैक्सीन की। ऑब्वियसली विद टाइम जो है जनरेशन इसकी इवॉल्व हो रही हैं और इवॉल्व की जा रही हैं बाय द साइंटिस्ट। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स क्या थी। दीज वर लिविंग ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, और ये जो है वीक लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते थे लेकिन उनको वीक कर लिया जाता था। उसके अलावा इट कैन कॉज स्मॉल इन्फेक्शन, और सप्रेस्ड इम्यूनो जो लोग होते हैं, सप्रेस्ड इम्यूनो सिस्टम के लोग होते हैं, उनके लिए ये डिज़ास्ट्रस भी होती थी। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर पोलियो। मैं आपको वैक्सीन की जनरल प्रोसीजर बता दूं कि क्या होता है। जनरल प्रोसीजर ये होता है कि एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, उसको डेड या तो लिया जाता है या फिर उसको वीक कर दिया जाता है। उसको इनोक्यूलेट किया जाता है विद इन अ पर्सन। जब उसको विद इन अ पर्सन इनोक्यूलेट किया जाता है, उस वीक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं विद इन दैट ऑर्गेनिज्म, और वो एंटीबॉडीज़ उससे जो है वो फ़ाइट करती हैं, उस वीक ऑर्गेनिज्म से फ़ाइट करती हैं, उसको अपना जो है एक्चुअल इन्फेक्शन मानती हैं, उसके अगेंस्ट फ़ाइट करती हैं। और इसी तरह से क्या होती है, बॉडी में इम्यून सिस्टम में ये सिग्नल्स क्रिएट हो जाते हैं कि जब भी इस तरह का कोई इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको फ़ाइट करके निकालना है। तो इस तरह से जो है वैक्सीन जो है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है और हमें बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने की ताकत देती है और बीमारियों से बचाती भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन की आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जनरेशन। इसमें क्या है जी, डेड ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ, ऑब्वियसली डेड है तो लार्ज अमाउंट यूज़ होगा, और इसका जो है मोस्टली स्मॉल इम्पैक्ट होता है ऑन ह्यूमन हेल्थ, और इसके अलावा इसका कोई हार्म नहीं होता, और ये रेबीज़ के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो है विद द प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं कोविड, विद द प्रेजेंस ऑफ कोविड, ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है इसको डिस्कवर किया गया। अब ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ क्ले शेप्ड एंड देन हीटेड। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा जो कि क्ले से बना हुआ होगा, उसको शेप किया होगा और फिर उसको हीट कर दिया गया होगा। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं दो टाइप्स। आपको इसकी डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो फर्स्ट जो ट्रेडिशनल सिरामिक्स हैं हमारे पास, दैट आर पोट्री, ब्रिक्स, टाइल्स, अब्रेसिव एंड सीमेंट्स। एडवांस में हमारे पास कंडक्टर्स आ सकते हैं, मैग्नेटिक आ सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिकल जो सब्सटेंसेस हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी हाई है, ये ब्रिटल हैं, हाईली ब्रिटल हैं। उसके अलावा इनकी स्ट्रेंथ हाई है। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक एंड थर्मल रेजिस्टेंस हाई है इनमें, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और इसके अलावा रस्ट फ्री हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास दैट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक हम मोस्टली सुनते तो आते हैं, वेरी कॉमन टर्म यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, लेकिन व्हाट एक्चुअली प्लास्टिक इज़, तो आज हम वो देखेंगे। दिस इज़ एक्चुअली सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, या तो ये सिंथेटिक हो सकते हैं, या ये सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं, या ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं। सिंथेटिक क्या होता है, जिसको आर्टिफिशियली मेड बनाया गया हो। सेमी सिंथेटिक आर्टिफिशियल और ऑर्गेनिक, उसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। और ऑर्गेनिक जो कि प्योरली बाय नेचर ही बना हुआ हो, उसके अंदर कोई मैन मेड इन्फ्लुएंस ना हो, तो डैट इज़ ऑर्गेनिक। और पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स आपस में मिलते जाते हैं, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह सकते हैं, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते जाते हैं और एक बिल्डिंग बना देते हैं, उस बिल्डिंग को हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा जी, थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म आ पॉलीमर। नेक्स्ट हम इसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप्स क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक कौन सी हैं, सॉफ्टन विद द हीट एंड कैन बी रीशेप्ड। ठीक है, इनको हम हीट, जब एक प्रोडक्ट ये ऐसे प्लास्टिक हैं, जब इस प्लास्टिक से एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको दोबारा से रीहीट कर सकते हैं और दोबारा से रीशेप कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा प्लास्टिक है। थर्मोसेट कैसा प्लास्टिक है, वंस मोल्डेड कैन नॉट बी रीशेप्ड। इसको एक दफ़ा मोल्ड कर दिया जाए, उसके बाद इसको जितना मर्जी रीहीट किया जाए, लेकिन ये रीशेप नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स आर बैकलाइट, मेलामाइन और उसके अलावा कंक्रीट। और थर्मोप्लास्टिक की एग्जाम्पल्स हैं PVC, पेट और पॉलीस्टाइरीन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हाईली ड्यूरेबल है, कोरेजन फ्री है, उसके अलावा लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, इनएक्सपेंसिव है। बहुत सी जगहों पे इसकी वाइड एप्लीकेशंस है। अब इसकी पैनल्स आ रहे हैं। इसके अलावा फूड कंटेनर्स हम बहुत अरसे से यूज़ करते आ रहे हैं। इसके अलावा बेवरेज बॉटल्स बहुत अरसे से यूज़ करते आ रहे हैं।
तो जो इसके यूजेज हैं दोज आर वाइड, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। पॉलीकार्बोनेट, सीडीज़ का मटेरियल जो होता है वो पॉलीकार्बोनेट का होता है। एनी मटेरियल दैट इज़ अलाइक टू सीडीज़ वो पॉलीकार्बोनेट होगा। उसके अलावा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दोज आर पाइप्स। और इसके अलावा पैनल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने वॉल्स को कवर करने के लिए, दोज आर पीवीसी ऑल्सो। उसके अलावा पेट है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, दिस इज़ यूज्ड इन बॉटल्स, जो कि हम बेवरेज की बॉटल यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बॉटल जो होती है उसको हम पेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके मटेरियल की वजह से, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉलीअमाइड, दैट इज़ एक्चुअली सिंथेटिक नाइलॉन, ठीक है। उसके बाद है जी पॉलीस्टाइरीन है, स्टाइरोफॉर्म में यूज़ करते हैं टू कवर डिफरेंट अप्लाइंसेस। जब कोई अप्लाइंस हमारे घर आती है तो उसके इर्द गिर्द स्टाइरोफॉर्म लगा होता है। वाई? क्योंकि जो है वो उसको अब्रेशन से बचाता है, कोई प्रेशर से बचाता है कि वो डैमेज ना हो सके ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन जो हम कंटेनर्स, फूड कंटेनर्स में यूज़ करते हैं, दीज आर नॉट कंटेमिनेटेड, और इसका मटेरियल भी पास नहीं होता टू फूड मटेरियल, तो इसलिए जो है इसको फूड मटेरियल के लिए दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। जो वाइट कलर का जो है, नहीं, जो ट्रांसपेरेंट जो कंटेनर्स हम देखते हैं जिसके अंदर फूड आता है, दैट इज़ पॉलीप्रोपिलीन कंटेनर्स. So people, this is it from the pointer of physical science, and we have ended this pointer with our last topic of modern materials and chemicals. Hopefully this whole series will add value to your knowledge. अगर आपको लगे मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड. जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाहि. अस्सलामु अलैकुम.